हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में देखेंगे। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने वो प्रमुख आयोग देख लिए थे। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स के सेशन रहते हैं और अल्टरनेटिव डेज पे पॉलिटी रहती है और वीकली रिवीजन भी होता है एमसीक्यूज़ के थ्रू। तो आज हम देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, और संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है संविधान में क्या प्रावधान है और एग्जाम्स के दृष्टिकोण से वो क्या महत्वपूर्ण है उनके बारे में देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस है वो कई बार रिपोर्ट होते हैं। और इसमें क्या कि माइनर्स फैक्ट होते हैं वो जानना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर है वो वहाँ से वो क्वेश्चन पुट करता है कि जैसे इसमें कार्यकाल का होता है कि कितने वर्ष वो मैक्सिमम रह सकते हैं, वो 5 वर्ष का होता है या 6 वर्ष का होता है। उन चीज़ों का है वो माइनर चीज़ें वो ध्यान रखनी पड़ती है। और इससे पहले हमने वो राज्य लोक सेवा के बारे में देख लिया था। तो जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए आप देख लें, उसके बाद पहले उसके बाद में है वो आपको राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में देखना है। उसके बाद में है दोनों की कंपेरेटिव स्टडी करनी है कि इसमें और उसमें कौन से वो सिमिलर पॉइंट है और कौन सा सिमिलर पॉइंट नहीं है, कहाँ पे कौन सा फैक्ट है वो अलग है, कौन सा फैक्ट अलग नहीं है। जब आप कंपेरेटिव स्टडी करते हैं तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि दोनों आयोग है वो अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। और ज़्यादातर है वो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान है वो ज़्यादातर सेम ही है। वहाँ पे वो नियुक्ति का फर्क आता है और जो हटाने का प्रावधान है वो वैसे ही वैसा होता है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाता है सदस्यों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के संबंधित है वो प्रावधान क्या है। संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। अब इसकी बात की जाए संविधान में तो हम देखेंगे, पहला तो देखेंगे कि भाग कौन सा है और भाग के बाद देखेंगे कि अनुच्छेद कौन से में वर्णित किया गया। ठीक है, तो भाग की बात की जाए तो यहाँ पे संविधान का भाग हो जाएगा 14, 14वें भाग में। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद की बात की जाए 315 से 323, 315 से 323 के बीच में। ठीक है, तो ये है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ का ध्यान रखना। अगर कोई वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो सिंपल वे में बनने, तो यहाँ से बन जाए कि कौन से भाग में वो संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है और संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद किन किन के मध्य है वो इनका उल्लेख किया गया। और जो ज़्यादातर डीपली जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं या स्टेट पीएससी में आते हैं वो थोड़े अंदर से डीपली से आते हैं, क्योंकि उसमें है वो ज़्यादा महत्व रहता है इसका। तो भाग 14 हो गया 315 से 323 के बीच में। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि ये आयोग है वो किस प्रकार का आयोग है, संवैधानिक आयोग है या सांविधिक आयोग है। तो इसका उल्लेख है वो संविधान के अंदर किया गया, तो इसी वजह से ये उल्लेख है, ये आयोग है वो संवैधानिक आयोग हो जाएगा। संवैधानिक आयोग। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है वो ध्यान में रख लेते हैं, कई बार एक सांविधिक भी लिखा आता है, हालांकि पिछले लेक्चर्स में भी कहीं बता दिया था लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। संवैधानिक का आयोग का मतलब वो मूल संविधान में निर्मित। ठीक है, जिसको है वो मूल संविधान में निर्मित किया गया वो तो आयोग हो जाएगा संवैधानिक। अब जिसको है वो मूल संविधान में निर्मित नहीं किया गया तो उसका हो जाएगा सांविधिक। तो सांविधिक का हम देख लेते हैं। सांविधिक अधिनियम के माध्यम से गठित। ठीक है, अगर कोई आयोग है वो अधिनियम या कानून के माध्यम से है उसको मूल संविधान के बाद है वो उसको स्थापित किया गया तो उसको हम बोलेंगे कि ये सांविधिक आयोग है। ठीक है, और संवैधानिक आयोग ये होता है कि जो मूल संविधान बनाया गया था उसी समय इसका है वो उल्लेख कर दिया गया, वहाँ पे उसका प्रावधान रख दिया गया, तो वो हो जाएगा संवैधानिक आयोग। तो ये एक प्रकार से संवैधानिक आयोग, क्योंकि इसका उल्लेख आर्टिकल 315 से 323 के मध्य और भाग 14 में इसका है वो उल्लेख किया गया, उसके प्रावधान किए गए। ठीक है, तो ये है वो। अगर यहाँ पे भर्ती प्रकरण की बात की जाए, जैसे स्टेट पीएससी में वो स्टेट पीएससी कमीशंस बने हुए, तो ये इसको है जो भारत में केंद्रीय भर्ती अधिकरण, जो केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, केंद्रीय भर्ती अभिकरण। ठीक है, या इसको बोलते हैं संस्था, तो इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना, केंद्रीय भर्ती अभिकरण या संस्था है। ठीक है,
तो ये है मेनली इसकी बात होगी। हमने देखा अभी तक कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, भाग कौन सा, भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में। और ये एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि मूल संविधान में वो निर्मित किया गया। दूसरी बात इसमें कि सांविधिक आयोग क्या होता है, तो उसमें हमने देखा था कि सांविधिक में होता है कि अधिनियम के माध्यम से अगर कोई आयोग का गठन किया गया तो वो एक प्रकार से सांविधिक आयोग होगा, संवैधानिक नहीं। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि केंद्रीय भर्ती अभिकरण जो शीर्ष संस्था है वो संघ लोक सेवा आयोग, या इसको बोलते हैं यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी। तो इसका बेसिकली ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि जो इसका संगठन यानी संरचना कैसी है। ठीक है, संरचना के बारे में कि इसमें कितने सदस्य होते हैं और अध्यक्ष की नियुक्ति वगैरह कैसे होती है। तो सबसे पहले इसमें बात की जाए तो इसमें है वो लिखा ये गया है कि एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य, यानी एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होंगे। ठीक है। अब है जो संख्या क्या है इनकी, यानी कितने सदस्य होंगे, तो इसमें है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको ध्यान रखना, संख्या का उल्लेख नहीं है। ठीक है, संख्या का है वो उल्लेख नहीं है। ठीक है। अब ये संख्या का फिर किस पे है वो इसको निर्धारित कर दिया गया, तो इसमें है वो एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति पर निर्भर। ठीक है, यानी राष्ट्रपति को है ये पावर देगी कि वो डिसाइड करेंगे कि संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी निकल के आ गई कि नियुक्ति कौन करेगा, अगर ये भी राष्ट्रपति करे तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, नियुक्ति राष्ट्रपति। ठीक है, इसका ध्यान रखना है कि नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति भी अब राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है। अब जनरली कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें ये होता है कि या तो अध्यक्ष समेत या तो 9 होंगे या 11 होते हैं। ठीक है, इतने होते हैं, बट कोई यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया। अब यहाँ पे योग्यता, तो योग्यता का भी है उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो योग्यता का उल्लेख नहीं किया, लेकिन इसमें हमने राज्य लोक सेवा आयोग में एक पैरामीटर पढ़ा था, उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, भारत या राज्य सरकार के अधीन दस वर्षों तक कार्य करने का अनुभव। ठीक है, 10 वर्षों तक है वो कार्य करने का अनुभव है, तो उसमें है ये चीज़ हो जाएगी कि जो योग्यता है इसका, हालांकि पूरा अलग से कोई योग्यता नहीं निर्धारित की गई, लेकिन एक योग्यता के तहत ये देखा जाता है कि कम से कम है वो 10 वर्ष या तो राज्य सरकार के अधीन काम किया हो या भारत सरकार के अधीन कार्यरत हो। ठीक है, कार्य किया करने का अनुभव हो मतलब। ठीक है। अब यहाँ पे सेवा शर्तें हैं वो कौन निर्धारित करेगा, जो अध्यक्ष व सदस्यों को, तो यहाँ पे बात करते हैं सेवा शर्तें। ठीक है, तो सेवा शर्तें, तो सेवा शर्तें यहाँ पे निर्धारित की जाती है, वो निर्धारित की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अब एक चीज आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्यकाल। यहाँ पे है वो ये चीज़ें वो कंपेरेटिव स्टडी की तरह करनी है आपको। जैसे ही आप संघ लोक सेवा आयोग का पूरा लेक्चर देख लें, उसके बाद में राज्य लोक सेवा आयोग का लेक्चर आपको दोबारा देखना है, वहाँ पे इसको है वो कंपेरेटिव स्टडी करना है कि कार्यकाल में कहाँ फ़र्क है, सेवा शर्तों में कहाँ फ़र्क है, नियुक्ति में कहाँ फ़र्क है, योग्यता में क्या अंतर है, जो सदस्य संख्या का निर्धारण किस पे छोड़ दिया गया है, संघ लोक सेवा आयोग पर किस में छोड़ दिया गया है, राज्य लोक सेवा आयोग में किसके व्याप पे छोड़ दिया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है वो कंपेरेटिव स्टडी करनी है। तो जो आयोग के सदस्य और अध्यक्ष होता है उनका है वो कार्यकाल की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 6 वर्ष और 65 वर्ष। ठीक है, 6 और 65 वर्ष। तो इसका ध्यान रखना है कि आप 6 वर्ष कार्यकाल दे सकते हैं। अगर मान लो 6 वर्ष पूरे नहीं हो फिर भी आपकी पहले 65 वर्ष से आयु कंप्लीट होगी तो आप 65 वर्ष तक ही उस पद पर है वो रहेंगे। तो ये चीज़ इसका है वो ध्यान में रखना है। अब है त्याग पत्र,
और इसमें कार्यकाल के अलावा वो कैसे हट सकते हैं, तो एक तो हो जाएगा त्यागपत्र। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में एक और पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि अन्य प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा हटाना। ठीक है, तो ये 3 तरीके से वो कार्यकाल डिपेंड करता है। पहला कार्यकाल हो जाएगा 6 से 65 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद में ये है कि राष्ट्रपति को खुद त्यागपत्र दे दे। तीसरा काम ये होगा कि राष्ट्रपति द्वारा उनके है वो अध्यक्ष और सदस्य को हटाया जाना। इन 3 प्रक्रिया के माध्यम से वो कार्यकाल की है वो समाप्ति हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जब कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है और कब की जाती है। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कब और कैसे की जाती है और किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष। सबसे पहले भी बात की जाए कार्यवाहक अध्यक्ष की वो नियुक्ति कब की जाती है। नियुक्ति कब की जाती है, पहला हो पद रिक्त, पद रिक्त हो। ठीक है, पहली बात है कि जब पद रिक्त हो। ठीक है, दूसरा अनुपस्थिति। ठीक है, अनुपस्थिति में। ठीक है, और क्या अन्य कारण, इन सब वजह से वो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अब ये बात आएगी कि कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसको है वो नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं। इसको है वो ध्यान में रखना, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये चीज़ को है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, कब की जाती है, जब पद रिक्त हो या अनुपस्थिति या अन्य कोई कारण हो। ठीक है, अब ये पद पर कब तक बने रहेंगे, जब तक है वो वापस अध्यक्ष है वो पद संभाल नहीं लेते। ठीक है, तब तक है वो ये इन पर पद है वो नियुक्त रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है। अब मान लो इन सदस्यों को हटाने से संबंधित क्या प्रावधान है उनके बारे में देख लेते हैं। हटाने से संबंधित प्रावधान, हटाने से संबंधित प्रावधान। तो हटाने से संबंधित प्रावधान में बात करें तो सबसे पहला है वो देखते हैं कि इसमें हटाने का प्रावधान कैसा है। तो सबसे पहले है वो ज़्यादातर में ये होता है दिवालिया। ठीक है, पहली बात आ जाए अगर कोई दिवालिया। ठीक है, दूसरा है मानसिक व शारीरिक रूप से असक्षम, मानसिक और शारीरिक रूप से है वो असक्षम होना, ये भी है। और तीसरा इसमें है वो कहीं और से वेतन, या इसको ये बोल सकते हैं सरल भाषा में नियोजन, यानी कहीं और से भी है वो वेतन लेना। तो ये 3 चीज़ों के आधार पर वो हटाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करें अन्य किस तरीके से वो हटाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति किस आधार पर हटा सकता है, 3 तो ये कारण, एक तो दिवालिया होना, मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम, और कहीं और से है वो वैतनिक यानी नियोजन संबंधित काम करना। ठीक है, अब राष्ट्रपति है वो किस आधार पर है, राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर अध्यक्ष व सदस्यों को हटा सकता है। ठीक है, अब ये हटाने की प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि हटाने का है प्रोसेस कैसे किया जाता है। ठीक है, मान लो हटाने का प्रोसेस चल रहा है, तब ये होगा राष्ट्रपति। ठीक है, ये सौंपेंगे उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। ठीक है,
उच्चतम न्यायालय है वो परामर्श देगा, ठीक है। उसके बाद में है वो हटाना, ठीक है। राष्ट्रपति के बाद में उच्चतम न्यायालय को है वो भेजा जाता है सलाह के लिए, और जब उच्चतम न्यायालय वो परामर्श भेजता है तब वो उसके बाद में है वो राष्ट्रपति अध्यक्ष या दूसरे सदस्य को हटा सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ है वो ध्यान में रखना, कई जगह बोलता है कि जो परामर्श दिया गया है वो बाध्य है या नहीं, कई जगह ज़्यादातर ये चीज़ होती है कि बाध्य नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक क्लू और है, इसको है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट करके ध्यान रखना। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी। तो यहाँ पे है वो मैं छोटे छोटे इसलिए वो क्लू बता रहा हूँ कि यहाँ से वो क्वेश्चन सपोर्ट होता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जहाँ पे है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी। तो इसका वो ध्यान में रखना, इसको बिल्कुल स्टार लगा देना कि राष्ट्रपति के लिए वो ये सलाह बाध्य होगी, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए ये सलाह है वो बाध्य होगी। और उसके बाद में उसकी एक चीज़ और है, ठीक है। अब एक चीज़ ये और है, जांच के समय राष्ट्रपति अध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को निलंबित कर सकता है, तो इसका है वो ध्यान में रखना कि जो अध्यक्ष जब सदस्यों की जांच चल रही हो उसमें राष्ट्रपति इनको है वो रख सकता है निलंबित करके, ठीक है। उसके बाद में है वो किस चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन कौन सी है वो उसमें है वो छूट दी गई है, मतलब स्वतंत्रता की जो पद पर अधीन रहेंगे उसके समय वो कोई इसमें ज़्यादातर चेंजेस नहीं किया जाएगा। तो उससे संबंधित ये पहला चीज़, संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटाया जाएगा, यानी अन्य किसी वो आधार पर आपको यानी सदस्यों अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद में सेवा शर्तों में अलाभकारी बदलाव नहीं, यानी जब तक आप पद पर बने रहे तो सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी है वो बदलाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं तीसरा, तो इसमें है वो वेतन भत्ते, तो वेतन भत्ते है वो भारत की संचित नीति, वेतन भत्ते भारत की संचित नीति से दिए जाएंगे, इस चीज़ का है वो ध्यान रखना। उसके बाद में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिनका कार्यकाल खत्म होने के बाद में नौकरी के पात्र नहीं, यानी भारत और राज्य सरकार का अधीन आप किसी पद पर नहीं काम कर सकते, ये चीज़ भी है वो ध्यान में रखनी होगी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको है वो ज़्यादातर क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, पुनः कार्यकाल के योग्य नहीं, यानी आप इनकी है वो पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, एक बार कार्यकाल खत्म हो गया दोबारा है वो नियुक्त नहीं होंगे, इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके है वो प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं उनके बारे में वो हल्का हम देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर है वो कार्यों से क्वेश्चन नहीं आते हैं जो कि इनके संगठन से रिलेटेड ही आते हैं, लेकिन एक बार हल्का सा रिकैप इसका देख लेते हैं कि जो मेनली कार्य क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो कार्यों की बात की जाए, ठीक है। जो इसकी एक तरह का है वो केंद्रीय अधिकरण है, तो यहाँ पे है वो परीक्षा आयोजन, भर्ती व परीक्षा आयोजन,
यानी परीक्षाओं का आयोजन करता है, जो कि भारतीय लोक सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं जितनी भी होती है अखिल भारतीय सेवा का उनसे करता है। ठीक है, उसके बाद में है वो सलाह देना। ठीक है, सलाह देना, अगर मान लो राज्यपाल का अनुरोध हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति हो, उसके बाद में है ये सलाह दे सकते हैं, और अन्य किसी भी मामलों में अगर मान ली जाए तो भी ये सलाह दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है वो प्रोन्नति और स्थानांतरण से संबंधित अगर कुछ मामले होते हैं तो उनमें भी इनकी है वो काम सलाह दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में अनुशासनिक विषयों में, ठीक है, कहीं पर है वो दंड वगैरह देना या वेतन वृद्धि को रोकना या पदोन्नति को रोकना, तो इससे संबंधित है वो अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना या सेवा से हटाना, बर्खास्त करना, ये सब है वो अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी है वो इसमें है वो सम्मिलित है। ठीक है, इसका भी है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे ये कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह बनते हैं, ये चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, और उसके बाद में पेंशन निर्धारण होता है, और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है जो कार्मिक प्रबंधन होता है, कार्मिक प्रबंधन। ठीक है, कार्मिक प्रबंधन से संबंधित अन्य कोई विषय होते हैं तो उनसे संबंधित ये चीज़ें की जाती है। ठीक है, जो इसमें ये ध्यान रखना जो आरक्षण से संबंधित जो विषय होते हैं ये इनका काम नहीं होता है, इनमें है वो चीज़ें ये है वो गवर्नमेंट द्वारा देखी जाती है, ना कि लोक सेवा आयोग द्वारा देखी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में बात की जाए तो जो रिपोर्ट या प्रतिवेदन होता है वो किसको दिया जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रतिवेदन। प्रतिवेदन, तो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को दिया जाता है। ठीक है, प्रतिवेदन है वो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रपति को दिया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति इसके बाद में क्या करता है, सदनों में प्रस्तुत करना। ठीक है, सदनों में प्रस्तुत करना, और इसमें अगर कोई चीज़ है वो सलाह नहीं मानी गई तो उसको भी है वो यहाँ पे कारण सहित प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि जो मान लो ये हमने वो राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उसमें भी देखा था, तो इसमें भी एक बार देख लेते हैं। अगर मान लो किसी सेवा या विषय हटाना हो, ठीक है, हटाना हो तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। उसके लिए आप अखिल भारतीय सेवा जो ये यूपीएससी है उसको पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको है वो राष्ट्रपति द्वारा सदन में 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, यानी 14 दिन आपको पूर्व सूचना देनी होगी कि हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का है वो ध्यान में रखना है। तो ये है वो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो देख लिए थे। उसके बाद में हम एक बार देख लेते हैं कि जो आर्टिकल्स है कई बार है वो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं कि किस आर्टिकल में है वो किसका वर्णन किया गया है। तो पहला देखते हैं 315। ठीक है, तो 315 में क्या क्या है, जो संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये आर्टिकल 315 में बात की गई है। उसके बाद देखते हैं 316। ठीक है, आर्टिकल 316, तो आर्टिकल 316 में ये नियुक्ति व कार्यकाल, सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल। ठीक है, सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल, ये आर्टिकल 316 में दिए गए हैं। उसके बाद में देखते हैं आर्टिकल 317। ठीक है, 316 हो गए, 317 में है बर्खास्त या निलंबन के बारे में दिए गए। ठीक है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद में 318, आर्टिकल 318। ठीक है, तो इसमें है वो सेवा शर्तें संबंधित नियम बनाना, सेवा शर्तें नियम, ये आपको शॉर्ट में याद रखने। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल 319। ठीक है, 319
तो इसमें है वो सदस्यता समाप्त के पर रोक, सदस्यता समाप्त के बाद रोक। ठीक है, 320 देखते हैं। 320 में है वो कार्यों के बारे में है वो लेकर किया गया। ठीक है, कार्यों के बारे में। उसके बाद में एक नई स्लाइड लेकर देखते हैं। तो इसमें हमने देख लिया था अभी कि जो 320 में है वो कार्यों का उल्लेख किया गया। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं 321। ठीक है, तो 321 में है वो कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, ये 321 में। 322 जो लोक सेवा के खर्चे होते हैं उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद में 323 जो प्रतिवेदन सौंपा जाता है राष्ट्रपति को, उसके बारे में वर्णन किया गया 323 में प्रतिवेदन। ठीक है, तो ये थे संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान। और एक बार हम जल्दी से इसको है वो रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज है वो इनसे संबंधित क्या क्या प्रावधान देखे हैं। तो सबसे पहले हमने वो बात की थी कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका है वो वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, भाग 14 में इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद की बात की जाए 315 से 323 के बीच में। ठीक है, ये एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसका उल्लेख है मूल संविधान में किया गया है। और उसके बाद देखा था हमने कि सांविधिक आयोग क्या होते हैं, जो कि अधिनियम से वो बनाया गया है, गठित किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखा था कि ये केंद्रीय भर्ती अभिकरण है जो कि सेंट्रल पर एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे यूपीएससी। ठीक है, संरचना, तो इसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है वो मेनली ध्यान रखनी है कि सदस्यों की संख्या का उल्लेख है वो नहीं किया गया है और संख्या का निर्धारण है वो राष्ट्रपति पर निर्भर कर दिया गया है। अब नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साधारणतः इसमें सदस्यों की संख्या वो अध्यक्ष समेत 9 या 11 होती है। ठीक है, भारत और राज्य सरकार के दिन 10 वर्ष तो कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। कम से कम जो आदर्श सदस्य होते हैं उनके बारे में योग्यता रखी गई है। ठीक है, सेवा शर्तों का निर्धारण वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। कार्यकाल की बात की जाए तो 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष। और राष्ट्रपति को है वो त्याग पत्र देके है वो अपना पद मुक्त हो सकते हैं और राष्ट्रपति द्वारा है वो इनको हटाया जा सकता है। हटाने के आधार कौन कौन से, तो उसके बारे में आगे देखेंगे। कार्यवाहक अध्यक्ष जिसमें पद रिक्त हो या अनुपस्थिति और अन्य कारण में कार्यवाहक अध्यक्ष, और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस चीज़ का वो ध्यान में रखते हैं। और हटाने से संबंधित जो प्रावधान है उसके आधार क्या क्या है, तो सबसे पहले वो दिवालिया। ठीक है, मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम होने पर और कहीं और से वेतन या नियोजन के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति है वो कदाचार के आधार पर है वो अध्यक्ष व सदस्यों को हटा सकता है। सबसे पहले राष्ट्रपति ये करेगा कि उच्चतम न्यायालय से वो परामर्श मांगेगा, उच्चतम न्यायालय पर इसका वो समर्थन किए जाने पर अब राष्ट्रपति द्वारा इनको हटा दिया जाता है। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी, इस मामले में वो उच्चतम न्यायालय जो सलाह देगा वो सलाह है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो, ये चीज़ का है वो अच्छे से ध्यान रखना है। जांच के समय राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को है वो निलंबित भी कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनमें कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है जिसमें कि सुरक्षा के तौर पर देखा जा सकता है कि संविधान में वर्णित आधारों के आधार पर ही इनको हटाया जा सकता है, अन्य किसी आधार पर इनको हटाया नहीं जा सकता। और सेवा शर्तों में पदावधि के दौरान कोई भी अलाभकारी बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे, पेंशन भी भारत की संचित निधि से दी जाएगी। ठीक है, और नौकरी के पात्र यहाँ पे नहीं होंगे कार्यकाल के बाद में, पूर्ण कार्यकाल के भी योग्य नहीं होंगे। इस चीज़ का भी है वो ध्यान में रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भर्ती परीक्षा वो आयोजन करवाना, किसी चीज़ पे सलाह देना जो राज्यपाल के कहने पर और राष्ट्रपति की स्वीकृति होने पर सलाह दी जाती है। प्रोन्नति और स्थानांतर से संबंधित मामलों पर, अनुशासनिक कार्यों पर और कार्मिक प्रबंध से संबंधित विषयों पर। अब प्रतिवेदन की बात की जाए, प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अब बात की जाए कोई संघ लोक सेवा से संबंधित अगर कोई सेवा या नियम हटाना हो तो वो बगैर है वो संघ लोक सेवा की सलाह के किया जा सकता है, लेकिन उसका है वो राष्ट्रपति द्वारा 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। काम करेगा कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, इसका ध्यान में रखना है। उसके बाद में आर्टिकल्स की बात की थी, 315 संघ और राज्यों के लिए है वो लोक सेवा आयोग का गठन, 316 में वो सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल। ठीक है, 317 में बर्खास्त निलंबन,
318 में सेवा शर्तों के संबंधित नियम बनाना, 319 में रोक, ठीक है, 320 में वो यूपीएससी के जो कार्य कौन से हैं उनके बारे में, और 321 में है वो विस्तारित करने की शक्ति कार्यों को, 322 में इनसे संबंधित खर्चे, और 323 में है वो प्रतिवेदन से संबंधित बात का उल्लेख किया गया, जो कि राष्ट्रपति को दिया जाता है और राष्ट्रपति अब सदन के समक्ष है वो प्रस्तुत करता है दोनों सदनों के समक्ष। ठीक है, तो ये थे प्रमुख प्रावधान जो कि हमने देखे संघ लोगों से संबंधित, और होपफुली पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे है वो डेली करंट अफेयर्स के वो 2 सेशन होते हैं। एक में है वो डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर होता है और दूसरे में MCQs के थ्रू है करंट अफेयर कराया जाता है। और पॉलिटिक क्लास है वो अल्टरनेटिव डेज पे चलती है, और वीकली है वो MCQs का रिवीजन है वो हर संडे 12 बजे होता है। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।